नमस्कार। दूरदर्शन और स्वास्थ्य मंत्रालय के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। राहत इंदौरी का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। सचमुच लोगों को तो आजकल यही लगता है कि मौसम जिस तरह से बदला है, यानी पिछले कुछ महीनों में हालात जिस तरह से कोविड को लेकर हैं, उसके बाद अब लोगों में ऐसा दिखाई देता है कि कहीं कहीं डर भी निकल गया है और दूसरी तरफ लापरवाही भी है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अभी कोविड गया नहीं है, उसका खतरा टला नहीं है और इसका खतरा खास तौर पर बुजुर्गों को और उन लोगों को ज्यादा है जिनकी कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, यानी जिन्हें कोई सहरुग्णता या पहले से कोई बीमारी है। क्या करना चाहिए उनको, और ऐसे में प्रिकॉशन डोज उनके लिए और कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, आइए समझते हैं विशेषज्ञों से। बहुत स्वागत स्टूडियो में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर अनूप कुमार, आप हेड यूरोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, आप बहुत स्वागत करेंगे हम। डॉक्टर संजय त्यागी का, जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर प्रोफेसर कार्डियोलॉजी जीबी पंत हॉस्पिटल से, और हमारे साथ जुड़ रही हैं एम्स की प्रोफेसर न्यूरोलॉजी की डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी। बहुत स्वागत डॉक्टर मंजरी आपका भी। और चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आप ही से, और ये समझने की कोशिश करें सबसे पहले, जब हम खतरे को लेकर बात करते हैं कि कभी भी अगर कोविड को लेकर, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो या जब ये संक्रमण आया था और ये महामारी जब शुरू हुई, तो सबसे पहले बुजुर्गों को और उसके साथ साथ जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी थी उनको ये सबसे ज़्यादा खतरे में रखने की बात थी। क्या वजह है? आपकी बात बिल्कुल सही है। जब पैंडेमिक शुरू में आया कोविड-19 और भारत में 2020 में आया, तो ये देखा गया और ये दुनिया में देखा गया कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, ज़्यादा सीवियर निमोनिया होता है और मोर्टेलिटी डेथ भी उनमें ज़्यादा देखी जाती है। और यहाँ तक देखा गया कि अगर हम सारा डेटा कोलेट करें तो ये देखें कि जिनकी उम्र 50 साल से कम थी उनको कंपेयर करें जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा थी, तो डेथ में 30 गुना अंतर था। यानी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई, मोर्टेलिटी भी उसी हिसाब से एक्सपोनेंशियली बढ़ती गई जी। तो इसके कई कारण थे। एक कारण तो ये था कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कोमॉर्बिडिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। यंगर एज में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती हैं तो एज के साथ कोमॉर्बिडिटीज़ भी एक ऐड ऑन हो जाती हैं। इन कोमॉर्बिडिटीज़ के लिए कई हम दवाइयाँ ऐसी लेते हैं जो अपने आप इंटरैक्ट करके बॉडी के इम्यून सिस्टम को में असर कर सकती हैं। और तीसरा कारण ये है कि एजिंग जो है हमारी बॉडी में जी, जिसको हम इम्यूनोसेनेसेंस कहते हैं, कि जैसे हमारी एजिंग होती है तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम भी एज करता है और बॉडी की क्षमता इन्फेक्शन को लड़ने के लिए कम हो जाती है। साथ साथ ये भी होता है कि बॉडी में एक अलग से इन्फ्लेमेटरी स्टेज शुरू होता है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी एजिंग कहते हैं। अच्छा। कि कुछ हद तक अगर हम फेफड़ों की बात करें तो उनमें ये देखा गया कि उसमें जिस टाइप के हम सेल्स देखते हैं वो एज के हिसाब से चेंज होते हैं और रिपेयर मैकेनिज़्म भी कुछ हद तक कम हो जाता है। एक और चीज़ जो हम कोविड-19 के बारे में कहते हैं, कोविड-19 ज़्यादातर फेफड़ों में असर करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। जैसे उम्र बढ़ती है हमारे फेफड़ों में एज के हिसाब से और एक्सपोजर के हिसाब से ज़्यादा इंजरीज़ भी होती हैं। चाहे हम स्मोकिंग की बात करें, धूम्रपान की बात करें, पोल्यूशन की बात करें या और एक्सपोजर की बात करें, तो अगर हम एक यंग आदमी का फेफड़ा देखें और एक बुज़ुर्ग का फेफड़ा देखें तो उसमें बिकॉज हम सांस तो हमें लेना ही है सारी उम्र, तो जब भी हम सांस अंदर लेते हैं उसके साथ कुछ टॉक्सिन्स, पोल्यूटेंट्स सांस के साथ फेफड़े में जाते हैं, उससे इंजरी होती है, उससे भी फेफड़े में चेंजेस आते हैं। और यंगर एज में रिपेयर मैकेनिज़्म बेटर होता है, ओल्डर एज में वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो उसके कारण बॉडी जो है वो इस इन्फेक्शन से ठीक ढंग से लड़ नहीं पाती एज़ कम्पेयर टू यंगर एज ग्रुप, और सीवियर निमोनिया हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं। मरीज़ की क्षमता जो है, चाहे वो हम कहें खांसी करके बलगम निकालने की, सांस लेने की, कम हो जाती है। और इसलिए मोर्टेलिटी जो है, डेथ रेट, सीवियर इन्फेक्शन जो है वो हम ज़्यादा देखते हैं। ठीक। और एक चीज़ मैं कहूँ कि ये जो हमने देखा कि वैक्सीन के बाद जो हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगाते हैं या नहीं, जैसे आपने कहा प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगाते,
और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनमें हम ये ज़्यादा दिख रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर संजय त्यागी, जो बात डॉक्टर गुलेरिया ने सामने रखी है उसके साथ साथ एक बात और जो हमने देखी कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो अक्सर अब से 30-40 बरस पहले तो घरों में ऐसा सुना नहीं जाता था, लेकिन अब बहुत आम बात है कि व्यक्ति की उम्र 50 के आसपास पहुंची तो पता चला कि किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, तो उम्र बढ़ने के साथ इस तरह की बीमारियां, ख़ास तौर पर अगर हम कहें कि ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारियां, ये किस तरह से ख़तरा बढ़ता जाता है और फिर कोविड का ख़तरा कैसे बढ़ता है? नहीं, आपने सही कहा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियां बढ़ती जाती हैं, पर ये आजकल देखा गया है कि यंग एज से ही बीमारियां शुरू हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है यंग लोगों में भी, पर उम्र के साथ साथ ये बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही हम जानते हैं कि एंजाइना और हार्ट अटैक मेजर बीमारियां हैं जिसकी वजह से मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है हार्ट डिजीजेज, इंडिया में भी और बाहर भी। तो पर इसकी शुरुआत जो है यंग एज से ही हो जाती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये बीमारियां, जैसे कि हम जानते हैं कि एंजाइना और हार्ट अटैक की खून की नाड़ियां जो होती हैं, दिल को जो रक्त पहुंचाती हैं, उनकी रुकावट से हो जाता है। इसकी शुरुआत यंग एज से ही हो जाती है। खून में वहाँ चर्बी का जमा हो जाना नाड़ियों में, वो संकरी होनी शुरू हो जाती हैं, पर इसकी मैनिफेस्टेशन ज़्यादातर उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है। और साथ साथ ही जैसे प्रोफेसर गुलेरिया साहब बता रहे थे कि लंग्स की बीमारियां भी बढ़ती चली जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ती चली जाती है। और हमारा देश जो है डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, पूरे विश्व से सबसे ज़्यादा मधुमेह के रोगी हमारे देश में हैं। तो ये भी इम्यूनिटी को बहुत कम करता है। और जो जिन मरीज़ों में हार्ट की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं हैं, या लंग्स की प्रॉब्लम है पहले से ही, उनको अस्थमेटिक है या पल्मोनरी डिजीज़ जैसे क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़ बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, वो बीमारियां साथ साथ हैं। और साथ साथ में इम्यून सिस्टम भी कम हो गया, तो कोविड का असर उन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इम्यूनिटी कम हो गई और उनका शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात है कि बॉडी में जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लेमेटरी स्टेज होती है, पूरे शरीर में एक इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं जो कि शरीर में सभी अंगों को प्रभावित करते हैं। खाली फेफड़ों को नहीं, वो दिल को भी प्रभावित करते हैं, वो जिगर को भी प्रभावित करते हैं, वो खून की नाड़ियाँ जो भी हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, पूरे शरीर में इवन स्ट्रोक की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो सभी तरह की बीमारियां एल्डरली ग्रुप में ज़्यादा होती हैं। कुछ होती हैं एजिंग की वजह से और कुछ होती है कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से। जी, डॉक्टर मंजरी आपके पास आना चाहेंगे और यही सवाल आपसे हम समझना चाहेंगे कि उम्र बढ़ने के साथ क्या मानसिक स्वास्थ्य को लेकर और साथ ही साथ अगर हम न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका तंत्र की अगर हम समस्याओं की बात करें तो क्या वो समस्याएं बढ़ जाती हैं? और ऐसे में अगर व्यक्ति की उम्र भी बढ़ रही हो, क्योंकि अमूमन उम्र बढ़ने के साथ जो अमूमन इस तरह की समस्याएं होती हैं कि लोग ये शिकायत करने लगते हैं कि याददाश्त कमज़ोर हो रही है, अमूमन इस तरह की तो बातें होती हैं। लेकिन क्या उम्र बढ़ने के साथ और अगर कोई साथ में बीमारी हो तो क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना और बढ़ जाती है? और फिर क्या कोविड का भी उसमें कुछ खतरा ज़्यादा रहता है? बिल्कुल। जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, चाहे फेफड़ों की परेशानी हो, चाहे हृदय रोग हो, चाहे लिवर में प्रॉब्लम हो, तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल फिजियोलॉजी या नॉर्मल जो है हमारे शरीर का, वो एक तरह से तकलीफ में होता है। तो ब्रेन जो है वो एक बहुत वाइटल ऑर्गन है जो जिसके फंक्शन शायद हमारे लोग इतनी अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं। हमारा बोलना, हमारा समझना, हमारा सोचना, हमारा कोई भी क्रिया का प्लानिंग करना या फिर देखना, सुनना, सूंघना और स्पर्श करना। जी, लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान पैदा हो गया है फिलहाल। जी डॉक्टर मंजरी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ बिल्कुल, आप हमको सुन पा रहे हैं? हाँ, तो अगर हमारे फेफड़ों में परेशानी है तो वो ब्रेन पे असर करती है। लंग में अगर कोविड निमोनिया हुआ है, ब्रेन को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगा। उसके साथ अगर सीओपीडी है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, इन दोनों बीमारियों में जब कोविड निमोनिया हुआ तो घातक हुआ, क्योंकि उन दोनों बीमारियों में पेशेंट के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जा रही।
इसके अलावा जो है लकवा भी बढ़ गया, क्योंकि जो ब्रेन के अंदर जो खून की नलियां जा रही हैं जी, उनमें भी इन्फ्लेमेशन और आथेरोस्क्लेरोसिस एनहांस हुई, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा बढ़े। हमने देखा पोस्ट कोविड स्ट्रोक्स भी बढ़े हुए हैं। इसके अलावा जो नसों में परेशानी होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथीज, पर्टिकुलरली एक बहुत ही अक्यूट तरीके से संक्रमण करने वाली जीबी सिंड्रोम, ये भी बढ़ गई। इसके अलावा बहुत सारे वृद्ध लोगों में याददाश्त या स्मरण शक्ति का खो जाना, ये भी हुआ। और ब्रेन फॉग, मतलब ठीक से समझ ना आना या ठीक से कोई चीज पे निर्णय ना ले पाना, ये भी बहुत बढ़ा हुआ हमको मिला है। जी, डॉक्टर अनूप आपके पास आना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि जब उम्र बढ़ती है तो किस तरह की समस्याएं हमने देखी हैं, और उसका जो खतरा है, बार बार वही बात कि कोविड का क्या रिश्ता रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे एल्डरली ग्रुप हम 50+ के बाद शुरू बोल देते हैं उस एज ग्रुप में। तो एक तो हमारी किडनी 50 कट ऑफ है, 50 के बाद हम बोलते हैं एल्डरली ग्रुप स्टार्ट हो गया है। अच्छा, ठीक है। तो जब हमारी किडनी का फंक्शन जो है, जैसे जैसे एज बढ़ती है किडनी फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है। एज पर ईयर हम कहते हैं 1 ml पर मिनट पर ईयर के हिसाब से जेएफआर कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो 50 साल के बाद ऐसे ही हमारी किडनी का फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है। प्लस उसी एज में आपको डायबिटीज़ होती है, टाइप 2, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, तो ये सब मिलकर किडनी पर असर करती हैं। तो एक तो 50 साल के बाद की जो पेशेंट्स आते हैं उनमें किडनी फंक्शन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। नंबर 2, जो प्रोस्टेट की हम बात करते हैं, इसको हिंदी में गदूद बोलते हैं, इसकी भी समस्या स्टार्ट 50 साल के बाद ही स्टार्ट होती है। तो जब किसी पेशेंट को पेशाब की तकलीफें आती हैं 50 साल के बाद, उसको डायबिटीज़ भी है, उसको किडनी प्रॉब्लम भी है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपस में मिलकर प्रॉब्लम को बढ़ा देती हैं, विकराल रूप ले लेती हैं। अगली प्रॉब्लम है कैंसर्स। अब भारत जो है प्रोस्टेट कैंसर्स में इंडियन मेल्स में नंबर 2 पर है। इंडियन, जो हम सोचते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर तो वेस्टर्न बीमारी है, लेकिन अभी जो शोध में पता लगा है कि नंबर 2 पर इंडियन मेल्स में पाया जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर ही 50 साल के बाद स्टार्ट होता है, किडनी कैंसर ही 50 साल के बाद स्टार्ट होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 50 साल के बाद ये सारी बीमारियां हमारी ऑटोमेटिकली आ रही हैं। अब हम कोविड को जोड़ देते हैं। जिस पेशेंट को कोविड हो गया 50 साल के बाद और उसको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ भी है, उसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है। अब अगर सपोज को किडनी कैंसर है, अब किडनी कैंसर से लड़ने की जो इम्यूनिटी इसको चाहिए वो उसके अंदर नहीं है और कोविड की वजह से और कम हो जाती है। सपोज हम उसको कोई दवाई देते हैं इम्यूनोथेरेपी, वो काम ही नहीं करेगी क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन है। इसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर की बात करते हैं, अगर हम उसको कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, वो काम नहीं करती क्योंकि उसकी ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में है। प्रोस्टेट अगर हम एज सच बात करें, इन्फेक्शन की बात करें, इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द, जैसे आप जानते हैं कोविड इज एक जनरलाइज इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, तो इन्फेक्शन भी उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। और डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है तो ये विशेष साइकिल बन जाती है, डायबिटीज़ बढ़ा, इन्फेक्शन बढ़ा और आपस में चलता रहता है। तो हमने इस कोविड काल में देखा, हमारे पास जितने पेशेंट्स आए, स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स, उनको पहले से डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन था, उनकी किडनी प्रॉब्लम बढ़ गई। जिनको पहले से CKD 3 थे, CKD 4, 5 में चले गए, उनको डायलिसिस की जरूरत पड़नी शुरू हो गई, जो कि एक्यूट किडनी इंजरी एक नई टर्म जो है कोविड टाइम में ईजाद हुई कि एक एक्यूट किडनी इंजरी जो है कोविड पेशेंट में ज़्यादा दिखी गई, अराउंड 10% लोगों में। लेकिन जिनको पहले से क्रॉनिक किडनी डिजीज था उनको एक्यूट और क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया। तो उसका मतलब ये हुआ कोविड की वजह से हुआ। तो कोविड की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी बढ़ गई। तो इन पेशेंट को टेम्परेरी डायलिसिस में डालना पड़ा। कुछ पेशेंट तो रिकवर कर गए, बट कुछ पेशेंट परमानेंटली क्रॉनिक किडनी डिजीज में चले गए। और जिन पेशेंट ने ट्रांसप्लांट करा रखा था उनके लिए एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उसमें भी जो एल्डरली पेशेंट्स थे, हमको उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनो सप्रेशन ड्रग देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम रहती है ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो जाए। बट अब कोविड की वजह से पहले से इम्यूनिटी कम है, अगर हम उनको डोज बढ़ाते हैं इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स की तो फिर कोविड की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो एक तरह का बड़ा प्रॉब्लम था कि इधर हम इम्यूनिटी को बचाना चाहते हैं, तरह से संतुलन में, और उस तरफ हम इम्यूनिटी को कम करना चाहते हैं। तो ट्रांसप्लांट पेशेंट में बड़ी प्रॉब्लम आई। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है एल्डरली, कोमोबिड कंडीशंस, कोविड, एक घातक कॉम्बिनेशन है। और जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि अगर इन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है या प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाई है तो ये प्रॉब्लम और विकराल बन जाती है। तो दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे, आप सब देख ही रहे हैं, देश के अपने अपने क्षेत्र के सबसे बड़े जो विशेषज्ञ हैं वो इस वक्त आज हमारे साथ यहाँ इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। आपके मन में भी कुछ प्रश्न होंगे, आप पूछ सकते हैं इस फ़ोन नंबर पर। आप नंबर नोट करें, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे नंबर है, दिल्ली का STD कोड 011 हम सभी जानते हैं, और उसके बाद स्टूडियो का नंबर है 23097532।
इस नंबर पर आप फ़ोन करें और पूछ सकते हैं प्रश्न। डॉक्टर गुलेरिया, एक बात ये बताइए कि अगर हम उम्र बढ़ने की जब बात करते हैं तो साथ ही साथ जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो कम थी, धीरे धीरे बढ़ती गई। कई बार कुछ लोगों ने ये भी बात कही कि व्यक्ति के जो जीवन काल है उसके जाने के बहाने तो कई तरह के होते हैं। बीमारी, कोई ना कोई तो बीमारी होगी, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियां भी होंगी। लेकिन अभी जो प्रोफाइल अगर हम समझना चाहें वो किस तरह का है, एज जिनकी ज़्यादा है, जो अगर हम 60 के ऊपर मान के चले सीनियर सिटीजन्स, और उसके साथ साथ अगर कोमॉर्बिड जो लोग हैं उनका। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक ये हमें समझना चाहिए कि आज़ादी के समय हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 30 ईयर्स थी, लेस देन 30 ईयर्स थी। अब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्लोज टू 70 ईयर्स हो गई है। तो बहुत ज़्यादा ये 75 साल में फ़र्क पड़ा है। इसके साथ एक और जो फ़र्क पड़ा है वो है हमारे लाइफस्टाइल का। हमारा लाइफस्टाइल जो पहले अलग था, टेक्नोलॉजी के कारण, ईटिंग हैबिट्स के कारण, वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज के कारण हमारे लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आया है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है, जंक फूड ज़्यादा हो गया है, और उसके कारण भी कई जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं वो आगे उभर के आई हैं, एंड दे आर ऑल्सो लिंक टू एज। साथ साथ ये भी हुआ है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बिकॉज ऑफ एजिंग, कुछ डिजीज़ेज़ जो पहले इतनी नहीं थी, दे हैव बिकम मोर, एंड बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एज वो सेड कि वो जल्दी आने शुरू हो गई हैं। जैसे वेस्ट में मान लो 10 साल बाद हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हमारे देश में वो पहले हो जाती है। डायबिटीज़ इतना देखा गया क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है। तो हमारे अगर हम डिज़ीज़ प्रोफाइल देखें, और इसमें एक काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल आया था जिन्होंने हमारे देश में डिज़ीज़ प्रोफाइल, बर्डन ऑफ डिज़ीज़ जो कहते हैं, वो 1990 से 2016 तक देखा, और देखा कि हर एक स्टेट में वो अलग अलग तरीके से चेंज हुआ है। उस आर्टिकल का नाम ही था नेशंस विद इन अ नेशन, कि भारत एक नेशन है लेकिन उसके अंदर कई हर एक स्टेट एक नेशन है, और हर एक स्टेट में चेंज ऑफ डिजीज़ प्रोफाइल अलग अलग तरीके से हुआ है। लेकिन अगर हम पूरा देखें तो 2004-2005 के आसपास डिजीज़ बर्डन शिफ्टेड फ्रॉम इन्फेक्टिव डिजीज़, मैटरनल मोर्टेलिटी, नियोनेटल डिजीज़ टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसका ये मतलब है कि अब हमारा जो ज़्यादा डिजीज़ बर्डन है जी, वो डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, कैंसर्स, ये ज़्यादा उभर के आ रही हैं। पहले हम देखते थे कि चाइल्डहुड निमोनिया, चाइल्डहुड डायरिया, नियोनेटल डेथ्स, मैटरनल मोर्टेलिटी, मैल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें अब कम हो गई हैं क्योंकि एज वी हैव प्रोग्रेस। लेकिन उसके साथ इनका चैलेंज और नया शुरू हुआ है, और साथ में फिर ऑफकोर्स पैंडमिक के कारण ये ज़्यादा और इन पर असर पड़ने लगा। तो हमारे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अब नए जनरेशन में आई हैं, और इसलिए आई थिंक हमें फोकस करने की ज़रूरत है प्रिवेंटिव हेल्थ पे। हाउ कैन वी प्रिवेंट दीज डिजीज़? और जब हम बात करते हैं ओल्डर एज ग्रुप की या इवन मिडिल एज लोगों की, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो ये समझें कि हमें ये जो बीमारियाँ हैं ये एज रिलेटेड है। जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, योगा, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे एक पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। जैसे पहले था, पहले हम देखें योगा वाज अ पार्ट ऑफ वे ऑफ लाइफ, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे खान पान हो, वो हम पिछले कुछ दशकों में या डिकेड्स में भूल गए हैं, और आई थिंक दैट इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू आवर लाइफस्टाइल। इस कार्यक्रम से पहले चर्चा में डॉक्टर अनूप और डॉक्टर संजय त्यागी का ये कहना था कि उम्र बढ़ने को दोष न दें, हमारी आदतों और बाकी फैक्टर्स की वजह से ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए ध्यान उधर देना है कि हम क्या कर सकते हैं कि बीमारी भी दूर रहे और स्वस्थ रहें हम। हमारे एक दर्शक हैं महाराष्ट्र से, अरुण हैं टेलीफोन लाइन पर। अरुण जी बहुत स्वागत, क्या जानना चाहते हैं बताइए। हाँ जी सर जी, मैं तीसरा डोज लेके मुझे जैसे जनवरी में लिया था मैंने, अभी 9 महीने हो रहे हैं करीब जी, तो चौथा डोज लेने की जरूरत है क्या? मैं 73 का हूँ अभी। नहीं, आपने प्रिकॉशन डोज ले लिया है? हाँ, जनवरी में लिया था सर जी। तो चौथा डोज, अच्छा डॉक्टर गुलेरिया क्या कहना चाहेंगे? तो अभी तक तो हम ये नहीं कह रहे कि चौथा डोज लेने की ज़रूरत है। अभी तक यही जो डेटा आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पूरा डोज ले लिया और प्रिकॉशनरी डोज भी ले लिया है जी, उनका इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी अभी भी है, और इसलिए अभी तक नेक्स्ट डोज, बूस्टर डोज की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आस्ता आस्ता ऐसा सिचुएशन होगी कि हमें
मे बी ऑन एन एनुअल बेसिस या एक डोज की ज़रूरत पड़ सकती है जब तक ये केसेस हमारे बहुत कम ना हो। स्पेशली जैसे इन्होंने कहा कि उनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, बिकॉज उन लोगों में ये ज़्यादा चांसेस हैं कि सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। जी डॉक्टर संजय त्यागी, ये बात जो सामने आ रही है कि उम्र भी बढ़ी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी और हमारे जो जीवन शैली है वो भी हमने ऐसी बदल दी कि जिसकी वजह से बीमारियां आने लगीं। अब अगर हम इसको दूसरी तरह से अगर देखें, जो आपने बात पहले कही थी कि यहाँ नौजवानों में ये समस्या सबसे मतलब हम कम उम्र में भी देख रहे हैं, क्या कोविड के दौरान नौजवानों को भी, ख़ास तौर पे जिनको किसी भी तरह की दिल की बीमारी या कुछ और समस्या थी, आपने देखा कि उनको भी कोविड ने ज़्यादा परेशान किया बनिस्बत औरों के? नौजवान होते हुए भी उनकी उम्र कम है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिन व्यक्तियों में कम उम्र पे तकलीफ थी जी, जैसे कि डायबिटीज़ थी या और हाई ब्लड प्रेशर था या हार्ट की बीमारियों से पहले से ग्रसित थे, उनको इनकी सीवियरिटी बढ़ गई। और कई बार हमने ये देखा हार्ट फेलियर में मरीज आए हमारी इमरजेंसी में कि कोविड के साथ साथ उनको हार्ट फेलियर भी था कम उम्र में भी। अच्छा। और हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ गई। और लंग्स में, क्योंकि पूरे शरीर में हमने जैसे बात किया था, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो आर्टरीज वेन्स में भी सूजन आ जाती है, वहाँ क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, वो क्लॉट बन के एम्बोलाइज करके लंग्स में चले जाते हैं और वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी पैदा करते हैं। तो हम जैसे बात कर रहे थे, यंग लोगों में तो कोविड हुआ पर उनमें मृत्यु उतनी नहीं हुई, पर जैसे उम्र बढ़ी, उम्र से बढ़ने के साथ साथ उनमें मृत्यु दर भी बढ़ती चली गई और सबसे ज़्यादा मृत्यु दर 60 साल के ऊपर वाले व्यक्तियों में देखी गई। हमारे देश में जैसे हम बात कर रहे थे, एक राष्ट्र के अंदर अनेक राष्ट्र हैं, अनेक स्टेट्स जो एक राष्ट्र के हैं, क्योंकि बड़े बड़े हैं, एक स्टेट हमारा कई देशों के बराबर होता है। तो हमने देखा कि जैसे केरला में सबसे ज़्यादा मृत्यु जो वरिष्ठ नागरिक थे, जो सीनियर सिटीजन्स थे, उनमें ज़्यादा मृत्यु हुई क्योंकि उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा थी, उनमें हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा थी। ऐसे जहाँ जहाँ जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जहाँ कैंसर की समस्या है या लंग्स की प्रॉब्लम है या और समस्याएं हैं, तो वहाँ पे उनके हार्ट अटैक और इनकी बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा हुई। तो इससे हम क्या नतीजा निकालें? इससे नतीजा ये निकालें कि जैसे उम्र बढ़ती है उनको और ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी कम होती चली जाती है, शरीर में हमारे रोगों से लड़ने की ताकत कम होती चली जाती है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो उनको और ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। प्रिकॉशंस क्या लें? हम जैसे कि कोविड उनको हो ही ना, कि कोविड हमें पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से जाता है शरीर में, हमारे लंग्स के थ्रू एंटर करता है और फिर सारे शरीर में उसका इफेक्ट आता है। तो जैसे हम सभी लोगों को आजकल अब तक तो पता लग गया कि हाँ भाई अपने मास्क पहनिए, जब भी आप जाएं, भीड़ भाड़ में जाएं तो मास्क पहने, अपने हाथ धोएं अपने, और अगर किसी को ऐसी बीमारी है जैसे इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी होती है तो वो प्रिकॉशन लें। पर्टिकुलरली ज़रूरी है कि अगर कैसे कोई व्यक्ति बाहर जा रहे हैं, एल्डरली लोग घरों में रहते हैं और बाहर से जो व्यक्ति आ रहा है अगर वो बीमारी ले आया तो वो उन लोगों को भी परेशानी पैदा कर सकता है, एल्डरली लोगों को भी परेशानी पैदा, वो इतने बाहर नहीं जाते हैं, ज़्यादातर घर में रहते हैं, रिटायर्ड लोग हैं। जी। तो ज़रूरी है कि जो उनसे सेपरेशन और डिस्टेंस मेंटेनिंग उनसे, वो बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को इफेक्ट ना हो जाए, क्योंकि यंग लोगों तो रिकवरी अच्छी रहती है, पर अगर बड़ी उम्र वालों को वो हो जाती है तो उनकी रिकवरी बहुत मुश्किल से होती है और कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हो जाती है, डेथ रेट भी ज़्यादा हो जाती है। या घर में कोई कम उम्र का भी है लेकिन जिसको कोई गंभीर बीमारी, हाँ, कोई बच्चों से अगर बड़ों को लग गया तो एल्डरली को वो इफेक्ट ज़्यादा करता है और उनमें सीरियसनेस ज़्यादा हो जाती है। जी। महाराष्ट्र से ही हमारे एक और दर्शक हैं, केवी संपत जी, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। मैं जनवरी में मुझे कोविड हुआ था जी, और मेरा थर्ड ये, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है हमको स्टूडियो में, जरा थोड़ा जोर से बोलिएगा। संपत जी बताइए, आपको कोविड हुआ था जनवरी में, ये तो हमें सुनाई दिया। हाँ, कब मुझे प्रिकॉशनरी डोज लगाना चाहिए? अच्छा, आपको 2 डोज लग चुकी हैं पहले? या अनूप जी आप बताएंगे। जैसे इनको कोविड अभी जनवरी में इन्होंने बताया है, नॉर्मली हम कहते हैं कोविड होने के बाद 3 to 4 months के बाद आप लगवा सकते हैं, तो अब ऑलरेडी अगस्त सितंबर आ गया है, तो नाउ ही कैन गो फॉर द प्रिकॉशनरी डोज। और प्रिकॉशन डोज तो अब 6 महीने के गैप के बाद तो वैसे ही तो लगाई जा सकती है। जी डॉक्टर मंजरी, हम आपके पास आना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि क्या किसी भी व्यक्ति को अगर किसी तरह की कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो क्या कोविड का खतरा किस तरह से बढ़ता है? आपने पहले जो बताया वो ऑक्सीजन लेवल और
आपने ब्रेन फॉग का आपने जिक्र किया था, लेकिन अगर किसी को इस तरह की कोई समस्या है और उसकी उम्र अगर कम है, तो फिर क्या कोविड का खतरा किसी तरह से बढ़ता है? कोई ऐसी कंडीशन होती है क्या? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मान लो किसी को लकवा है। अब लकवे में क्या होता है, एक जो शरीर का अंग है, एक साइड का जी, वो वीक है, तो उस वीकनेस की वजह से उस व्यक्ति का जो एक्टिविटीज है वो ऑलरेडी कम है। उनकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज के लिए वो किसी के ऊपर निर्भर है, तो एक केयर गिवर पिक्चर में आ जाता है। कई बार सिर्फ एक केयर गिवर उस मरीज का ध्यान नहीं रख रहा होता है, 2-3 लोग होते हैं। तो अगर हम बोले कोविड में कि थोड़ा डिस्टेंस रहना है, अलग रहना है, जिसको ऑलरेडी लकवा हो चुका है उसके इर्द गिर्द को उसकी देखभाल के लिए 2-3 लोग घूम रहे हैं। अब ये लोग कोविड पॉजिटिव हैं, असिम्प्टोमेटिक कैरियर है, या फिर इनको कोविड हुआ है और उन्होंने बताया नहीं है, बिकॉज सम ऑफ देम आर पेड केयरगिवर्स। तो उसकी वजह से स्ट्रोक के मरीज को कोविड हो सकता है घर के बाहर जाए बिना। सेम विथ डिमेंशिया, अगर डिमेंशिया की बीमारी है, डिमेंशिया के मरीज की देखभाल के लिए एक केयर गिवर तो जरूरी है, उसके अलावा हमारे देश में 2-3 केयर गिवर पिक्चर में आ ही जाते हैं। तो द कॉन्टैक्ट बिकम्स मोर, एंड व्हेन कॉन्टैक्ट बिकम्स मोर और ये कॉन्टैक्ट्स रोज अंदर बाहर जा रहे हैं, तो अगेन द एक्सपोजर रिस्क बिकम्स मोर। उसके अलावा जो ये मरीज है, जैसे डिमेंशिया का मरीज है, ये तो समझेगा ही नहीं कि इसको मास्क पहन के रहना है। मास्क कैसे पहनना है, बिकॉज अप्रैक्सिया हो जाता है डिमेंशिया में। अप्रैक्सिया मतलब कोई भी स्किल्ड एक्टिविटी या सेमी स्किल्ड एक्टिविटी करने में मुश्किल होना, इसको हम अप्रैक्सिया बोलते हैं। डिमेंशिया का एक सिम्टम होता है। तो मास्क पहनना, उसको सही से पहनना, मास्क को टाइट पहनना, साफ रखना, या फिर उसको समय से डिस्पोज करना, या अगर क्लॉथ मास्क है उसको समय से धोना, ये सारी एक्टिविटीज डिमेंशिया के मरीज में इम्पेयर। स्ट्रोक के मरीज को भी सेम प्रॉब्लम आती है, एक साइड में वीकनेस है, हाथ पैर उठा नहीं पा रहे हैं, तो मास्क पहनने में दिक्कत है। तो न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। इनफैक्ट एक जो प्रॉब्लम है इज दैट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर द हिडन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया एंड एल्सवेयर। मतलब ये जो बीमारियां हैं ये इंसान को जो क्षमता होती है उसकी कम कर देते हैं, एंड सो बिकॉज दे आर कॉजिंग डिसेबिलिटी दे मेक द पेशेंट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ओके, सो ऑब्वियसली द रिस्क इंक्रीजेस। जी, हमें ब्रेक भी लेना है, लेकिन एक छोटी सी मैं टिप्पणी चाहूंगा आपसे डॉक्टर मंजरी, वो ये कि आपने जो स्ट्रोक का जिक्र किया, तो क्या कोविड के दौरान स्ट्रोक बढ़े जैसा कि आपने पहले कहा था, और क्या जो युवा हैं या जो कम उम्र के लोग भी हैं उनमें भी क्या स्ट्रोक ज्यादा देखा गया? बिल्कुल। अच्छा। हमने पाया कि कोविड में जिनको कोविड पॉजिटिविटी हो रही थी उनको लगभग 1 हफ्ते 10 दिन में स्ट्रोक्स भी उत्पन्न हो रहे थे। तो प्रेजेंटिंग जो है स्ट्रोक के साथ आते थे, और जब हम पूछते थे 1 हफ्ते पहले या 5 दिन पहले या 10 दिन पहले उनको कोविड हुआ था। सो ये हमने देखा है, और ये एक समस्या थी, क्योंकि नॉर्मल जो है जिनको सिर्फ कोविड हुआ और लंग का इन्फेक्शन हुआ उनका मैनेजमेंट तो फिर भी थोड़ा सिंपल है। बिल्कुल। पर जहां स्ट्रोक पिक्चर में आ जाता है, अब देखिए स्ट्रोक के मरीज बेड पे पड़े रहते हैं, इनकी पेशाब और इनका जो स्टूल्स हैं इनकी सफाई के लिए, इन डिस्पोजल के लिए अलग सिस्टम होना चाहिए, जो सिर्फ कोविड और कोविड निमोनिया के मरीजों से थोड़ा अलग है। तो इनकी केयर करना भी थोड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल, आपकी एक समस्या बन के आई। जी बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि ये किस तरीके से ये एक समस्या बन जाती है, ख़ास तौर पर अगर किसी को कोविड के बाद स्ट्रोक हुआ और उसके बाद अगर उसकी देखभाल की जाएगी तो उसमें और ध्यान रखना है। अगर कोविड किसी को इन्फेक्शन अगर है वो उसके नज़दीक जाता है तो क्या क्या ध्यान रखना है, इस पर भी हम करेंगे चर्चा, और प्रिकॉशन डोज पर भी उसके महत्व को लेकर ख़ास तौर से इस रिस्क ग्रुप में क्या ज़रूरत है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। हो 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 हो
अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR. 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान।
यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। नवजात शिशु को पहले 6 महीने तक माँ के दूध से सारा जरूरी पोषण मिल जाता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी पोषण की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। 6 महीने से 2 साल तक माँ के दूध के साथ साथ बच्चों को अन्य खाद्य चीजें भी देना आवश्यक है। कॉम्प्लीमेंट्री भोजन देते समय खाद्य सुरक्षा के इन पहलुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को अच्छे से धो लें, जैसे दाल, चावल, सब्जी, फल इत्यादि। बच्चे को उबला हुआ पानी ही देना चाहिए और उसके भोजन को भी उबले हुए पानी से ही तैयार करना चाहिए। भोजन बनाने और खाने से पहले माता पिता और बच्चों के हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ये कीटाणुओं द्वारा भोजन के दूषण व उससे बच्चों में होने वाले दस्त या डायरिया से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जहाँ तक संभव हो बच्चों को ताज़ा खाना ही दें। साफ बर्तन के इस्तेमाल करने से भोजन में कीटाणुओं की रोकथाम की जा सकती है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए साफ कटोरी और चम्मच का इस्तेमाल करिए। इन बातों का रखो ध्यान ताकि बच्चे रहें स्वस्थ और खुशहाल। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। आपका एक बार फिर स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में। और बुजुर्गों में या जिन्हें कोई बीमारी है उन्हें कोविड का खतरा तो ज़्यादा है, लेकिन वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें और इस खतरे को कम कैसे करें, कार्यक्रम के इस हिस्से में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं छत्तीसगढ़ से, रामानंद जी टेलीफोन लाइन पर। रामानंद जी बहुत स्वागत, क्या जानना चाहते हैं बताइए। हाँ सर जी, ऐसा है कि हमारा जो है प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था, यहाँ रायपुर एम्स में हमने दिखाया था, तो उन्होंने 21 फरवरी को मेरा बाइपोलर से मतलब वो एक ऑपरेशन किया था, तो बोले जाना है तो फिर उसको फिर 28 फरवरी को 2 बार में उसको निकाले। इसके बाद तो करते करते वो माने प्रॉब्लम कुछ और आ रहा था, फ्लो नहीं आ रहा था और लीकेज हो रहा था, तो बोले फिर वो क्या एंडोस्कोपी वगैरह फिर से किए बाद में 1-2 महीने बाद, तो फिर बोले कि थोड़ा आप सुन पा रहे? हाँ, काल लगा गया है, तो उसको फिर से हमको जून में 20-21 जून को फिर से ऑपरेशन किए थोड़ा सा। लेकिन अभी समस्या वही है सर जी कि अभी भी माने लीकेज बहुत है और फ्लो बहुत सही नहीं आ रहा है, वही पूछना चाह रहे थे हम। प्रोस्टेट का 2 बार ऑपरेशन करा लिया उन्होंने बताया कि इन्होंने हाँ 2 बार करा दिया, इसके बाद एक काला बोल रहे छूट गया, लेकिन अभी भी एक ऑपरेशन कराया है इसको। हो गया, मैंने एम्स रायपुर में ही कराए हैं। रामानंद जी, डॉक्टर अनूप आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जी। तो इन्होंने अभी बाइपोलर TRP कराया है, और कई बार ऐसा होता है कि जब पहली सर्जरी होती है तो कई बार जो एडिनोमा होता है उसका कुछ पार्ट रेजिडुअल रह जाता है। एक वो कारण होता है कि उसके कारण से सेकंड टाइम सर्जरी करनी पड़ती है, जैसे उन्होंने बताया कि सेकंड टाइम फिर एंडोस्कोपिक सर्जरी करनी पड़ी। और कई बार ऐसा भी होता है कि 3-4 महीने के बाद स्ट्रिक्चर बन जाता है उस एरिया में, या ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है। तो ये कारण होते हैं जब आपको रीडू सर्जरी करना पड़ता है। तो इनकी सेकंड सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी है, बट ये कह रहे हैं अभी भी इनको तकलीफ है। तो अभी मैं उसमें 2 चीज़ें आती हैं। इनकॉन्टिनेंस के 2 कारण हो सकते हैं, या तो ये कि जो स्पिंक्टर जो हमारा यूरिन कंट्रोल करता है वो कई बार जो हम कॉटरी यूज़ करते हैं उससे वो कई बार ट्रांजिएंट रूप में क्षतिग्रस्त हो जाता है और कुछ टाइम के बाद रिकवर करता है। एक तो वो कारण हो सकता है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि इनका ऑब्स्ट्रक्शन फिर से बन गया है और वो ओवरफ्लो होकर यूरिन इनका बार बार आ रहा है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है कि फिर से डॉक्टर के पास दिखाएंगे, वो एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, यूरोफ्लो करेंगे, यूरिन इन्फेक्शन को रूल आउट करेंगे। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर से रीडू सर्जरी करनी पड़ेगी, और अगर वो स्पिंक्टर डैमेज है तो हमें 1 साल तक वेट करना पड़ता है। 1 साल के बाद फिर हम एक आर्टिफिशियल स्पिंक्टर लगा सकते हैं। जी डॉक्टर संजय त्यागी, अब ये जो बात है कि अब सेहत की देखभाल तो करें, क्योंकि हालात तो फिलहाल ऐसे हैं कि लग रहा है कि कोविड जो है काफ़ी शांत है और ईश्वर करे ये इसी तरह से चला ही जाए। लेकिन अब अगर अपनी सेहत का ध्यान रखने की बात है तो लोग अपनी सेहत का ध्यान कब से रखना शुरू करें, क्योंकि बुजुर्ग तो सभी को होना है धीरे धीरे, तो 40 की उम्र से 50 की उम्र से कब से अपना ध्यान रखें? ये आपने सही कहा कि हमारे देश में अभी शांत है, पर एक कंप्लेसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कई विदेश में, जैसे चाइना में लॉकडाउन हो गया दोबारा से, जहाँ से शुरू हुआ था ये वहाँ लॉकडाउन हो गया, बीमारी बढ़ रही है। तो हमें सबसे पहली बात तो ज़रूरी है, कंप्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशंस जैसे हम कोविड के समय ले रहे थे वैसे ही प्रिकॉशन हमें लेते रहना है, और ये अभी नहीं लेते रहना है, हमें आगे कई सालों तक लेते रहना है।
ये बीमारी जाने वाली नहीं है, ये बहरूपिया है कोविड। ये रूप बदल बदल के आता है, पहला डेल्टा वेरिएंट था, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट हो गया और वो सीवियर होते हैं। और परेशानी की बात यह है, इन पे जो हम वैक्सीन से इम्यूनिटी जनरेट करते हैं वो इम्यूनिटी का असर भी इन पे कम होता है। जो नए नए वेरिएंट्स आते हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोविड के प्रति हम जागरूक रहें और उनके प्रिकॉशन रखें। दूसरी बात आप जो पूछ रहे थे कि हमें कब से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान बचपन से ही रखना होता है। जैसे हम बचपन में स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनको ये जो ट्रांस फैट्स वाले और जो फास्ट फूड्स वाले उनके लंच पैकेट में ना दें और उनको हेल्दी डाइट खाने की आदत डालें कि वो हाई प्रोटीन डाइट और जिसमें हाई फाइबर होते हैं वो डाइट लें। और क्योंकि ये देखा गया वियतनाम वॉर में जब अमेरिकन सोल्जर्स, जो यंग सोल्जर्स थे, उनकी डेथ हुई तो उनकी जब ऑटोप्सी की गई तो हार्ट के अंदर उनकी नाड़ियों में पाया गया कि उनमें कोलेस्ट्रॉल के प्लाक तभी से जमा थे, मतलब 20-25 वर्ष की उम्र से जमा थे। तो ये मैनिफेस्ट करता है लेट छोटी उम्र में ही, पर ये डेवलप होना शुरू हो जाता है यंग एज से। मतलब जबकि घरों में कहा जाता है कि अभी तुम्हारे, अब तो नौजवान हो, तुम तो घी और मक्खन तला हुआ खाओ, यही तो उम्र होती है खाने की। नहीं, क्या कहें? जो आप खाइए उसको पचाइए भी। अच्छा, ये बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज भी करें। ये नहीं कि आपको हर छोटे से पास में आपको मार्केट तक जाना है, उसमें भी आप गाड़ी या बाइसिकल या उसमें मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। पुराने जमाने में हमारा जो तरीका था जीने का कि जो खेतों पे जाते थे और पैदल चल के जाते थे और दौड़ लगाते थे और वहां खेत में जाके कुदाली चलाते थे और फिर मेहनत करते थे, पसीना निकालते थे। आजकल एसी हो गया, एसी में रहने की आदत हो गई और खान पान हमारा बिगड़ता चला गया, यानी उसमें कोलेस्ट्रॉल वाले पदार्थ ज्यादा हो गए। जो उसमें चोकर वाला आटा जो है कम होके वो मैदा की जगह ले ली, जो फूड में पिज्जा और बर्गर की जगह आ गई। तो उन सब चीजों से दूर रहना है और हमें ऐसे पदार्थ इस्तेमाल करने हैं जो कि हमारा ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं। ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है कि आपके शरीर में अगर नमक ज्यादा जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हमारी शुगर, जैसे हम अभी शुरू में बात कर रहे थे कि डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे ज्यादा मरीज हमारे डायबिटीज के भारतवर्ष में हैं। तो शुरू से ही मैं ऐसी आदत डालें कि हम ज्यादा मिठाई का प्रयोग ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें, और जिससे कि अपना शुगर भी कंट्रोल रखें और ब्लड प्रेशर भी। ये बातें सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, ये सभी के लिए बुजुर्ग पे तो जैसे असर डालती हैं, पर ये शुरू में ही। और खान पान का ध्यान रखें, टोबैको का प्रयोग किसी भी तरह से, क्योंकि आपको पता है कि लंग से बीमारी कोविड फैल रही है, तो अगर हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे शुरू से ही तो वो आगे भी बहुत मुश्किल पड़ेगी उनको बीमारी होने में। जी बिल्कुल। समय को देखते हुए हम चाहेंगे कि कुछ चीज़ों पे जल्दी जल्दी हम बात करें। डॉक्टर गुलेरिया, यही बात जो आपने पहले भी कही थी, वही डॉक्टर संजय त्यागी भी कह रहे हैं कि अब समझना ज़रूरी है और कोविड ने ये सिखाया है कि अपनी इम्यूनिटी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाना और बढ़ाए रखना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया का जो ज्ञान था उन दिनों में, तो वो रातों रात इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते थे। अब हम क्या समझें, ख़ास तौर पर बुजुर्ग भी और वो भी जिनको कोई बीमारी है, अपनी इम्यूनिटी को कैसे संभाल के रखें ताकि कोविड या कोई भी बीमारी उतनी जल्दी उन पर प्रभाव न डाले? तो जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं तो जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि मेरी जो कोमॉर्बिडिटी है वो अच्छे कंट्रोल में है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी शुगर ठीक से कंट्रोल में, आप पूरा खान पान में ध्यान रख रहे हैं। ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई पूरी ले रहे हैं, हार्ट की दवाई ले रहे हैं, रेगुलर चेकअप करा रहे हैं। क्योंकि जो अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं, अगर वो अनकंट्रोल्ड हैं तो कोविड से दो चीज़ें होती हैं। एक तो कोमॉर्बिडिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, शुगर एकदम बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसका असर हो गया जी। और कोविड के कारण कोमॉर्बिडिटी के कारण कोविड इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आप अपनी कोमॉर्बिडिटीज़ को ठीक रखेंगे तो कोविड की सिवियरिटी भी कुछ हद तक कम कर सकते हैं जी। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम कह रहे हैं अपना लाइफस्टाइल जो है वो हम शुरू से हमें ये करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक्सरसाइज है, हमारे देश में तो योगा बहुत कॉमन है, रेगुलरली हम आदत डालें उसकी। खान पान पे ध्यान रखें, तली हुई चीज़ें, हाई कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, नमक थोड़ा सा कम लें। तो उस टाइप की जो डाइट है उस पर ध्यान रखें, अपने वेट पे ध्यान रखें। हमारी सारी जो न्यू जनरेशन है, ओबेसिटी इज़ बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम। तो ओबीस जो है अपने वज़न पे ध्यान रखें। और हमारे में जो ओबेसिटी है वो ट्रंकल ओबेसिटी ज़्यादा है। ऑर्डर करके जो खाना अब घरों में आने लगा है उस पर भी कभी किसी और
मौके पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि उसकी वजह से क्या क्या हेल्थ इश्यूज और कैलोरी रिच। एक बात डॉक्टर गुलेरिया जो आपने कही, मैं चाहता हूँ आप ये ज़रूर लोगों को थोड़ा स्पष्टीकरण दें। जैसे हमने देखा कि पिछले दिनों में लोगों ने फिर से सैर वगैरह पर निकलना शुरू किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग मिल जाते हैं जिनमें बुजुर्ग भी हैं और जिसमें युवा भी हैं, मास्क लगाकर दौड़ते हुए भी आपको दिखेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैं ये कहूँगा कि जैसे हमने शुरू में कहा कि कोविड अभी कहीं गया नहीं है। नहीं, मास्क लगाकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं उस मास्क लगा के एक्सरसाइज करने में देखो, अगर आप बाहर एनवायरनमेंट में हो और खुला है, ग्राउंड पार्क में हैं आप, पार्क में है, तो आप कुछ हद तक सुरक्षित हैं, इतना मास्क लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप क्लोज एनवायरनमेंट में, इंडोर एनवायरनमेंट में जहाँ वेंटिलेशन ठीक नहीं है, या आप किसी बुजुर्ग के क्लोज कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मास्क जरूर लगा के रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और मास्क लगाना, हाथ धोना, वो जो चीज़ें हैं वो हमें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हम सब कह रहे हैं कि कोविड अभी भी हमारे बीच में है और ये वेरिएंट्स नए आते रहेंगे। अगला वेरिएंट कैसे होगा वो हम कुछ नहीं कह सकते, कि अब हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा के लिए माइल्ड ही रहेगा, इसलिए हमें पूरी तरह से प्रिकॉशन रखने चाहिए। अभी आपने मास्क को लेकर जो बात कही, एक और स्पष्टीकरण आपसे ले लें। मास्क लगाने के लिए तो सब जगह कहा ही जाता है, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जहां मास्क उतार सकते हैं? जाहिर सी बात है, हम घर में अकेले हैं तो हमें मास्क की ज़रूरत नहीं है, या परिवार के साथ हैं, और कहां कहां मास्क ना लगाएं तब तो हम सुरक्षित रह सकते हैं, बताइए ज़रा। तो हमें ये पता है कि जब हम इन्फेक्शन की बात करते हैं जी, तो इसके दो का, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और जो हम एरोसॉल कहते हैं, जो हवा में वायरस कुछ टाइम तक रह सकता है। तो इंडोर एनवायरनमेंट जो है, भीड़ है अंदर, जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाहर हैं, खुला है, लोग नहीं है, हवा है, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है, वहाँ आप अपना मास्क उतार सकते हैं। ठीक, तो कार्यक्रम में हम कुछ और भी जानेंगे विशेषज्ञों के साथ, जो आखिरी राउंड होगा इस बातचीत का, एक ब्रेक के बाद। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है, और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। अच्छा बाबा नमस्ते। देखिए, जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है। हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे हो जाएंगे, बस चलेगा। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सब के चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। Start reducing your intake of sugar, salt and fat from today. इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India.
largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ISI मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और अब चलते हैं डॉक्टर मंजरी के पास। डॉक्टर मंजरी, कार्यक्रम के इस हिस्से में अब हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ख़ास तौर पर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की हम बात करें, और ये जो रिस्क ग्रुप है, बुज़ुर्गों की बात हो रही थी या उनको जिनको कोई बीमारी है, और ख़ास तौर पे हमने ये भी देखा है कि अगर किसी को कोई मेंटल हेल्थ का इशू है तो वो नज़रअंदाज भी हो जाता है। ख़ास तौर पे पिछले 2-2.5 साल का जो समय जैसा चल रहा है, लोगों को लगता है कि बड़ी परेशानी है, अस्पतालों में जाएंगे, संक्रमण का कई लोगों को डर अभी भी रहता है। कुल मिलाकर अगर हम इस ख़तरे को कम करने की अगर बात करें, जो ख़तरा आपने भी थोड़ी देर पहले आपने बताया भी था, तो किस तरीके से वो ख़तरा कम किया जा सकता है? देखिए, टेक्नोलॉजी आज हमको इस जगह पे लाई है कि आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, आप वर्चुअल कंसल्टेशन कर सकते हैं, और ये चीज अगर हमारी वृद्धावस्था में जो लोग हैं वो सीखें, वो उनके लिए अच्छा है। हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सारे डॉक्टरों ने, हमने भी ईमेल्स हमारे दे रखे हैं मरीजों को, तो वो ईमेल पे भी कंसल्टेशन लेते हैं। तो ये एक तरीके से उनको उनके जो हॉस्पिटल विजिट्स हैं उसको कम करता है। इसके अलावा जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं, जैसे जो प्रोसीजर इमरजेंसी की नहीं है और एक कोविड आउटब्रेक है या नंबर शहर के कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं जी, तो उस दौरान इलेक्टिव प्रोसीजर के लिए हॉस्पिटल में दाखिला ना लें। ठीक। अगर दाखिला लेते हैं तो फिर बहुत जरूरी है कि विजिटर्स जो हॉस्पिटल में उनको देखने आ रहे हैं वो 1 या 2 ही रखें। अक्सर हमारे जो कल्चर है उसमें एक व्यक्ति अगर अस्पताल में भर्ती होता है, 10 लोग उसको देखने आ जाते हैं, क्योंकि वो एक स्नेह का मतलब से संबंधित हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ विजिटर्स भी हम कम रखें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर मंजरी जो आपने सामने रखी। तो इस तरह से इस खतरे को कम किया जा सकता है। डॉक्टर गुलेरिया, प्रिकॉशन डोज को लेकर पिछले दिनों में कई स्टडीज और कई बातें सामने आई हैं, तो उसके महत्व को अगर आप बताना चाहें लोगों को, ख़ास तौर से इस ग्रुप को, बुजुर्गों को और जिन्हें कोई बीमारी है, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद अभी भी जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, वो बहुत उत्साहजनक नहीं है। बिल्कुल सही। और इसका कई लोगों को यह लगता है कि अब कोविड ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमें प्रिकॉशन डोज लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम अपनी स्थिति देखें वैक्सीन से पहले और वैक्सीन के बाद, जब वैक्सीन हमारे देश में शुरू हुए, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि वैक्सीनेशन से, सेकेंड डोज से, प्रिकॉशन डोज से कोविड के केसेस तो रहे हैं, लेकिन सिवियरिटी ऑफ इलनेस कम हो गई है। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको सिवियर इलनेस के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हमने सिवियरिटी ऑफ इलनेस, डेथ्स अपने कम रखने हैं, तो हाई रिस्क ग्रुप जो एल्डरली हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं,
उनको प्रिकॉशन डोज ज़रूर लगाना चाहिए। और मैं ये सब लोगों से यही अपील करूँगा कि अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, अगर आपकी प्रिकॉशन डोज ड्यू है, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आप अपने ही प्रिवेंशन के लिए ये प्रिकॉशन डोज लगाओ, नहीं तो फिर बाद में रिग्रेट करने या बाद में फिर पछताने का फ़ायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अनूप, किस तरह से प्रबंधन यानी मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए बुजुर्गों का, और ख़ासतौर पे उनका भी जिनको कोई बीमारी है? जो बुजुर्ग पेशेंट्स हैं और जिनको कॉमोर्बिड कंडीशंस हैं, तो उनको हम बताना चाहेंगे एक तो हाइड्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें। अगर आप हाइड्रेशन अच्छा रखते हैं तो आपको स्टोन कम होता है, इन्फेक्शन कम होता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और हम जानते हैं कोविड में एक जनरलाइज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो होती है, इसमें भी हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है। तो हाइड्रेशन अच्छा रखने से आपको हर बीमारी में आपको एडवांटेज मिलता है। दूसरा, अभी डॉक्टर साहब बताइए, टोबैको और अल्कोहल को दूर रखना है। जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है वो अपनी समय समय पे जांच कराते रहें, कैंसर्स को भी समय समय पे जांच कराते रहें, और ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट भी समय समय पे अपनी दवाइयाँ लेते रहें। कि अगर उनको कोविड हो गया इस बीच में, जब उनकी बीमारी अनकंट्रोल्ड है, तो उनका ट्रीटमेंट बड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। ठीक है डॉक्टर संजय त्यागी, क्या महत्व बढ़ जाता है ऐसे में रेगुलर फॉलोअप्स का और चेकअप्स का? नहीं, रेगुलर फॉलोअप और चेकअप्स का बहुत महत्व है, पर सबसे मैं इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा सेल्फ मॉनिटरिंग की बात। जिन लोगों को पता है कि उनको शुगर की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनको अपना घर में ही चेकअप करना चाहिए। शुगर मॉनिटर्स होते हैं आजकल सब जगह अवेलेबल हैं, कि उनकी फास्टिंग शुगर का लेवल 110 से कम हो, और खाने के 1.5-2 घंटे बाद में वो 160 से कम होना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ के लिए डॉक्टरी में या अस्पताल को भागने की जरूरत नहीं है, आजकल बहुत अच्छे मॉनिटर्स अवेलेबल हैं। ऐसे ही जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो घर में ब्लड प्रेशर चेक करें, क्योंकि आज ये हमें पता है कि, और उनकी रेगुलर दवाई लें, ये नहीं कि ब्लड प्रेशर ठीक हुआ और दवाई छोड़ दी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर संजय त्यागी, माफ करेंगे, समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय त्यागी, डॉक्टर अनूप कुमार, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, आप सभी विशेषज्ञों का जो आज इस विशेष चर्चा में आप लोग शामिल हुए और हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने कार्यक्रम देखा। और चलते चलते मजाज अमरोवी के शेर के साथ हम बात को ख़त्म करना चाहेंगे कि बुढ़ापा बढ़ रहा है जैसे जैसे सहारे की ज़रूरत हो रही है, और वो सहारा प्रिकॉशन डोज में है। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।